हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बाज़ारों में आज क्या रहा और कल हमें क्या लगता है। इसके अलावा सबसे पहले हमने कल की बात क्या की थी, यानी कि कल की चर्चा हमने बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश की कि जैसा आज बाज़ार बिल्कुल उसी तरीके से चलता हुआ नज़र आया। और हमने जो चर्चा की थी उस चर्चा के अंदर मैं आपके साथ दो ही बातें करूंगा। पहली निफ्टी के बारे में, दूसरी बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने निफ्टी के बारे में आपके साथ जो चर्चा की थी वो ये की थी कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बाजार खुलते के साथ हमें जो है नीचे आते हुए नजर आएगा। दूसरी बात मैंने आपके साथ जो की थी वो ये की थी कि बाजार या तो फ्लैट खुलेंगे या थोड़ा पॉजिटिव खुलेंगे। तो बिल्कुल क्लियर था कि नेगेटिव नहीं खुलेंगे। तो बाजार ओपन हुए 17,772 पे, जबकि प्रीवियस क्लोज जो था वो 17,754 था। यानी कि बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव का हमने अंदेशा दिखाया था, बिल्कुल वही रहा। तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर बाजार खुले। बाजार खुलते के साथ स्लिप हो गए, यानी कि आज का जो हाई है वो लगभग वही है जहां पर बाजार खुले थे। खुलते के साथ बाजार नीचे हो गए, यही हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सिमिलर जो है हमारा स्टांस था। दिन के अंदर भी आज हमने एक चीज़ बड़ी फोकस थी, वो थी 17,600। 17,600 वो एक अहम स्पोर्ट थी ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से, क्योंकि जो पुट राइटिंग थी वो सबसे ज़्यादा 17,600 पे थी। तो हम उम्मीद करते थे 17,600 होल्ड हो सकता है। लेकिन जब शाम को 3 बजे तो पता चल गया था कि जैसे अनवाइंडिंग होनी शुरू हो गई थी 17,600 में, मैंने कहा 17,600 भी गया। तो 17,600 भी गया और मैं दोनों चीज़ों को ध्यान से देख रहा था। 41,300 बैंक निफ्टी के ऊपर और 17,600 निफ्टी के ऊपर, जहां पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग थी। तो 300 भी टूटा। और जिन लोगों से मेरी दिन में चर्चा हुई या बात हुई, मैंने यही कहा था कि अगर 300 टूटेगा तो बाजार 100 से 150 पॉइंट तक नीचे जा सकता है। हालांकि टाइम नहीं बचा था जब टूटा 300, तो हालांकि फिर भी 70-80 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी नीचे गया। तो कुल मिलाकर निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है आज, स्पेशली निफ्टी की, वो क्लोजिंग काफ़ी वीक है। निफ्टी की वीक है, मैं बैंक निफ्टी की नहीं कह रहा हूँ। निफ्टी की एक वीक क्लोजिंग हुई है और हमने ये अंदेशा दिखाया था कि भाई ये एक ऐसा जोन है जिसको एक ही बार में नहीं पार कर किया जा सकता। ये भी कहा था हो सकता है खुल के 17,800 17,830 तक भी जाए, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। 17,830 तो दूर की बात है, 17,800 ही नहीं आ पाया। तो यहाँ पर जो अब ये जो पैटर्न बन रहे हैं, ये दोबारा से ये जो एक टेक्निकल बाउंस था, अब इसके ऊपर एक कुठाराघात लगता हुआ नज़र आ रहा है। और जो अदानी जी की जो खबरें थी वो पॉजिटिव चल रही थी 3-4 दिन से उनके शेयर प्राइस। और कल मैंने एक और भी बात आपके साथ की थी। मैंने आपको ये कहा था कि कल के दिन, यानी कि जो आज के दिन के लिए बात करूं, कि मैंने कहा अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज दोनों आपको लाल निशान में मिलेंगे। कोई बात नहीं, हम होली जो 3-4 दिन की तेजी थी, अब इनमें दोनों शेयर्स में तेजी नहीं होगी। ये भी एक विशेष बात थी। तो दोनों शेयर्स आज नेगेटिव टेरिटरी में थे और अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का टॉप लूजर था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जो कैंडल बनी है, तो कैंडल ऐसी बनी है कि दो जो ग्रीन कैंडल्स थी उन दोनों को ये आज की कैंडल निफ्टी की खा गई है। हालांकि जो उससे पहले एक गैप अप जो ओपनिंग हुई थी और उसके बाद जो सस्टेनेबल मूव आया था उसके आसपास है। तो देखिएगा, हो सकता है कि निफ्टी भी 17,600 के आसपास समय बिताए। तो कल के लिए जो हमारा दायरा है वो 17,600 के आसपास ही बाजार घूमने का है। क्योंकि जो बायर्स हैं उनको अभी ट्रैप कर लिया गया ऊपर से सेलिंग करके। तो मुझे लगता है कि जो रेंज है वो 17,500 के इर्द गिर्द ही रहनी चाहिए। 17,500 के इर्द गिर्द ही बाजार घूमने चाहिए। अभी मेरा कोई बड़ा नेगेटिव व्यू नहीं है, हालांकि क्लोज एक नेगेटिव है, लेकिन 17,500 के आसपास बाजार शायद कल होल्ड करे। तो 17,500 एक क्रूशल है और 17,500 के आसपास ही जो है बाजार रहना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे को। कल फ्राइडे भी है। L&T, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, भारतीय और JSW स्टील तेजी में थे। वहीं पर कमजोरी थी रिलायंस, ICICI बैंक, अदानी एंटरप्राइज, TCS और बजाज फाइनेंस में। और मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ एक चर्चा की थी, मैंने कहा बहुत ही जल्द आप बजाज फाइनेंस को 6,000 के नीचे देखेंगे। तो बजाज फाइनेंस 6,000 के नीचे आ गया। लोग टेंशन में रिलायंस की वजह से भी है कि रिलायंस 2359 पर है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। देखिएगा, मुझे अभी लगता है कि रिलायंस अभी थोड़ा साइड
साइडवेज ही रहने वाला है। और अभी बाज़ारों का जिस तरीके से आज रिलायंस में भी सस्टेनेबिलिटी जो है उसकी कमी देखने के लिए मिली, हालांकि वीकली एक्सपायरी थी, वो भी एक रीज़न है। आईसीआईसी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं थी, अदानी इंटरप्राइजेज और टीसीएस। और अदानी इंटरप्राइजेज देखिएगा लगातार 4-5 दिन से चल रहा था, तो मेरा अंदेशा था कि यार इतने दिन चलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का मूड बनेगा। और वो और बाय गॉड ग्रेस मैं ये कहूँ कि वो आज ही बनना था, और मैंने भी आज ही के लिए आपके साथ चर्चा की थी। इसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशो आज फिर देखिएगा एक नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है, और आज जो बाइंग थी वो मिसिंग थी। आज ऐसा नहीं कोई बहुत हैवी सेलिंग हुई है, लेकिन एफआईआईज सेलर थे आज, और डीआईज की तरफ से बाइंग आई नहीं। तो टाटा स्टील, एल&टी, अपोलो हॉस्पिटल और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी अदानी इंटरप्राइजेज में 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3%। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। और उसके साथ साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.4% की कमजोरी, अदानी पोर्ट्स 2.08%, और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और अगला जो श्रेय जाता है वो है एक हैवी वेट आईसीआईसी बैंक, जो है काफ़ी वॉल्यूम के साथ जो है वीकनेस दिखा रहा था। इसके बाद ये भी मैंने आज जो है दिन में चर्चा की थी कि मैंने कहा अभी एचडीएफसी बैंक जो है मजबूत है, कमजोरी तभी आएगी जब एचडीएफसी बैंक टूटेगा। तो आज एचडीएफसी बैंक के टूटने के बाद ही जो है ये फॉल होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट है वो एचडीएफसी लिमिटेड में भी आता है। 412560। देखिएगा निफ्टी बैंक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी भी मैं निफ्टी के बारे में हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि मेजर सपोर्ट टूट गई है। निफ्टी बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, अभी भी स्ट्रेंथ है, मैं ये नहीं कह रहा। अब आप कहोगे सर कल तो आपने सुबह, देखिएगा वो आज के लिए एनालिसिस था। अभी निफ्टी बैंक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 41050, ठीक है जी। जब ये उस दिन गैप अप हुआ था तब भी मुझे ये लगा था कि 41050 के आसपास बाजार कंसोलिडेट करना चाहिए, तो नहीं किया। बाजार 41,050 की तरफ जाएगा, काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये कल बाजार की कंडीशन बताएंगे। बाजार 41,100, 41,200 के आसपास कंसोलिडेशन बनता है, टूटने से पहले भी और चढ़ने से पहले भी। तो दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो खुलते हैं, लेकिन 41,050 के आसपास अभी बैंक निफ्टी को शायद काम करना है अभी। तो कल मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक के लिए 41,050 जो है एक ट्रेडिंग एरिया है। 41,050 के नीचे कमजोरी, 41,050 के ऊपर तेजी, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर समय 41,000 के आसपास ही घूमेगा। तो जो भी कोई कमजोरी करने वाले या ट्रेडर्स हैं वो केवल कमजोरी तभी करेंगे जब 41,000 तोड़कर 40,980 के नीचे बाजार काम करना शुरू करेगा। ये नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 41,000 के आसपास घूमने की ज़्यादा संभावना है। 41,100, 200 इसी के इर्द गिर्द जो है बाजार घूमता हुआ नजर आना चाहिए। आज देखिएगा खूब दब के माल बेचा गया है निफ्टी बैंक के अंदर भी, जो ऑप्शंस के जहां पर ट्रेड लिखे हुए थे, क्योंकि देखिएगा बाजार लगातार तेजी में था। तो जो इन लोगों ने कॉल और पुट दोनों स्ट्रैडल्स बेचे हुए थे वो कोशिश कर रहे थे कि भाई बाजार को नीचे लाया जाए किसी न किसी तरीके से अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस की वजह से। तो निफ्टी में तो देखिएगा वीकनेस आ गई है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये तभी कमजोर होगी जब 41,000 के नीचे बाजार आएगा। तो 41,050 एक क्रूशियल लेवल है, उसके बाद 40,800 के आसपास भी एक अच्छी सपोर्ट हमें लगता है कि मिलेगी। तो अभी मेरा जो व्यू है वो निफ्टी के ऊपर भी साइडवेज ही है, कोई मैं बहुत बड़ी तेजी बहुत बड़ी मंदी की मैं जो है उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट एक क्लोजिंग निफ्टी की हुई है। अगर निफ्टी का फॉल कंटिन्यू रहता है तो वो निफ्टी का फॉल अगर थोड़ा सा सीवियर होता है तो उसमें निफ्टी बैंक अगर तड़का लगा देगा तो फिर देखिएगा, क्योंकि जब निफ्टी नहीं संभलता तो फिर देखिए कि निफ्टी बैंक में भी सेलिंग शुरू हो सकती है। निफ्टी बैंक ने अभी तक बहुत जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी बैंक ने, और ये जो निफ्टी बैंक की जो आउट परफॉर्मेंस है मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी चलेगी। और रीज़न सिंपल है, क्यों नहीं चलेगी लंबी, क्योंकि जो लोन ग्रोथ है वो इनकी भी स्लो नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ गए हैं। बेशक से नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत है, लेकिन जो अब बैंकों को ग्रो कर पाना इतना आसान नहीं है। एक बहुत ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जहाँ पर कि बहुत हाई है, और इंडिया की जो मार्केट है वो रेट सेंसिटिव भी है। जो लोग मतलब क्वालिटी वाले जो लोन टेकर हैं यानी कि कस्टमर्स हैं बैंक्स के जो लोन लेते हैं, वो क्वालिटी वाले कस्टमर्स बहुत बार्गेन करते हैं, तो वो जनरली रेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जहाँ पर असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने देख ली भाई कुछ भी रेट पे मिल जाए पैसा लेना है,
तो वहाँ पे असेट्स क्वालिटी के इश्यूज होते हैं। तो अभी चैलेंजेस हैं बैंकों के लिए, इतना आसान नहीं है, लेकिन बैंकों ने पिछले 2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे दिए हैं, तो उसी के दम पर अभी ट्रेडर्स या ऑपरेटर बिल्कुल निश्चित हैं कि भाई उसी तरीके की परफॉर्मेंस आएगी, इसीलिए बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। बट जैसे जैसे आप अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स के आसपास पहुंचेंगे तो बाजार देखिएगा उसको एक बार साइड लाइन में करने की कोशिश करेगा, चलो भाई एक बार न्यूट्रल व्यू बना लेते हैं, ना बहुत तेजी ना मंदी। तो मेरा जो व्यू है वो लगता है कि भाई इसी 41,000 के नीचे भी बाजार जा सकता है। बट आप ये कहेंगे कि जी बहुत ज़्यादा मंदी है, वो नहीं लग रही अभी, क्योंकि बाजार अभी चल के आया है, तो एक बार साइडवेज रहेगा बाजार। अब साइडवेज के बाद किधर जो है बैठने की कोशिश करता है वो देखेंगे, निफ्टी बैंक में स्पेशली, क्योंकि निफ्टी ने तो देखिएगा दम तोड़ दिया है। निफ्टी ने तो आज जो 600 की लेवल तोड़ा है वो जो है बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बहुत लड़ाई हुई है 600 के ऊपर आज, और 600 को खूब रोकने की कोशिश की, और इधर यहाँ पे 300, तो दोनों उखाड़ दिया आज भी उसने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ने देखिए सहारा लिया, और एचडीएफसी बैंक जो है 1638 रुपये और 1637 रुपये घूमता रहा दिन भर, और तोड़ नहीं रहा था भाई साहब। जैसी सेलिंग आती थी वैसी बाइंग आ जाती थी, लेकिन जब टूटना ही था बाजार तो इसके बगैर कैसे टूटता। तो निफ्टी भी टूट जाए और बैंक निफ्टी, तो ऊपर से जो सेलिंग आई एचडीएफसी बैंक में उसने ये काम किया। हालांकि फिर भी फाइनली जो एडजस्टेड फिगर है वो प्लस में ही आई है। आईसीआई बैंक, एसबीआई सुबह से ही कमजोर थे। आईसीआई तो देखिएगा आज, और कोटक महिंद्रा बैंक तो ये कह के बैठे थे भाई आज तो हमने जो है साथ देना नहीं, आज मंदी वालों का साथ हमने देना है। एक्सिस बैंक एक पॉजिटिव है, हालांकि अब देखिएगा लास्ट कोस्ट एचडीएफसी बैंक आपको माइनस में नजर आ रहा है, बट जो एडजस्टेड फिगर है वो मैंने आपके साथ बात किया। ये 3:29 के जो फिगर्स हैं ये वो प्राइजेस, यानी कि जब बिल्कुल बाजार क्लोज होता है। और जो ज़्यादा कमजोरी, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी बैंक में बहुत लंबी वाली कमजोरी थी, सब में 1% के आसपास की थी, तो कुल मिलाकर बट वो कलेक्टिवली हो गई। और आज एफआईज ने 561 करोड़ की सेलिंग की है, डीआईज बाइंग नहीं कर रहे थे, बस ये था। अब ये एक चिंता की बात है यहाँ पर, ये चिंता की बात क्या कि डीआईज, मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरबोट है डीआईज की तरफ से पोजीशंस। और एक और भी चीज़ जहाँ पे देखने के लिए मिलेगी अभी, मैं आपको अभी ये मैंने हालांकि 1 महीने पहले आपके साथ बात की थी भाई, इंश्योरेंस कंपनीज को इस बार प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है भाई 7 लाख की तो इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत क्या है। तो जिनको आप नए कस्टमर्स को झांसा देते थे, क्योंकि मैं इंश्योरेंस के बिजनेस को टर्म प्लान के अलावा बाकी जितने भी प्लान हैं मुझे झांसा देना ही लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, और जिस तरीके से वो प्लान बेचते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले वो जो है हमें ये लगता है कि वो एक तरीके से मिस सेलिंग होती है, बजाय कि कस्टमर को समझा के। और इंडिया में एक कल्चर बना दिया गया कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, एलआईसी लेना मतलब इन्वेस्टमेंट करना। तो ये देखिएगा विडम्बना है। तो अभी जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी, तो लोग इंश्योरेंस को ही लेंगे जो प्योरली इंश्योरेंस है, और उसमें इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनकम टैक्स की सेविंग है उसका भी असर है। तो म्यूचुअल फंड्स से ज़्यादा जो बाइंग आती है वो बाइंग आती है आपको इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी की बाइंग भी आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नए प्रीमियम्स हैं वहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं, न्यू पॉलिसीज़, वहाँ पर हमें लग रहा है कि चैलेंजेस हैं। देखिएगा रिन्यूअल प्रीमियम्स तो आते रहेंगे, बट मेरा जो अपना व्यू है वो मानना है। तो डीआईएस की देखिएगा ओवरबोट पोजीशंस हैं, और डीआईएस लगातार खरीद ही रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, और एफआईज बेच रहे हैं। तो मेरा यही है आउटलुक कि भाई जो रिटर्न्स हैं वो भी तो चाहिए ना शेयर होल्डर्स को। और इसके अलावा देखिएगा बहुत सारे लोग स्मॉल केसेस में पैसा डालने लग गए हैं, हालांकि स्मॉल केसेस में भी जो है चैलेंजेस हैं, और क्योंकि सब जो भी स्मॉल केसेस हैं वो आपको बता रहे हैं कब के प्राइजेस, वो प्राइस तब बता रहे हैं जब कोविड के बाद बाजार गिरावट हुई थी, और उस गिरावट से बेस लेकर सब आपको 25-30% की एनुअलाइज रिटर्न दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर भी समझना है, बट बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ही पैसा निवेश करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को भी चैलेंजेस हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के कैश फ्लोज पे भी मुझे लगता है कि, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के भी जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो ग्रोथ नहीं है जब असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, हालांकि वो वैल्यूएशंस वाइज आज की डेट में आपको बड़ी अच्छी लग रही होंगी कि सर 3 साल पहले वाला प्राइस आपको एचडीएफसी
लाइव उस HDFC AMC में मिल रहा है, UTI AMC भी आपको फेयरली वैल्यूड लगेगी। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ का जो AMC है वो अपने IPO प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही, तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि ये बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर है, असेट स्लाइड मॉडल है। मैं मानता हूँ इस बात को, पर ध्यान रखिएगा अगर वैल्यूएशंस ठीक है उन कंपनीज की, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आएगी ना तो यही वैल्यूएशंस महंगी होती हुई नजर आ जाएगी आपको। हालांकि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है एसेट लाइट मॉडल में, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी और भी करेक्शन उन सेक्टर में भी हो सकती है। और जो चैलेंजेस हैं वो मैंने अभी आपके साथ बात की है। तो आज हमारे पास FNO के डेटा नहीं है, अभी तक अपडेट हुए नहीं है, क्योंकि आज वीडियो आपके साथ बहुत जल्द पेश की जा रही है और मुझे थोड़ा सा पर्सनल है, आज थोड़ा काम है पर्सनल, तो पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने आज आपके साथ वीडियो जो जल्दी शेयर कर दिए। डेटा पॉइंट हालांकि इतने नहीं है, पिटकोल रेशियो 0.73 पे है, बैंक निफ्टी 0.92 है, तो अभी कोई ये तो नहीं है, ना ओवरबोट है ना ओवरसोल्ड है, न्यूट्रल है। डाउ जोन्स देखिएगा कल क्लोज हुआ था तो फ्लैट ही बंद हुआ था, हालांकि एक बार काफ़ी नीचे गिरा था और उसके बाद से रिकवरी आई लास्ट के 15-20 मिनट में। और इसमें एक डाउ जोन्स में एक बात और देखनी कि उससे पहले तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए थे, और पोवेल साहब की स्पीच के बाद आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ना तो तय है ही, और जिस तरीके की स्पीच थी कि वो एग्रेसिवली कह रहे थे भाई हम किसी भी हालत में इन्फ्लेशन को किल करेंगे। और ब्रेंट क्रूड $82 पे ये कंफर्ट इंडिया के लिए। ऑप्शन चेन के डेटा ज़्यादा कुछ है नहीं खास, लेकिन 17,700 पे एक अच्छी कॉल रेटिंग है। तो देखिएगा आज की डेट में जब आप फ्राइडे में हैं और आप मंडे में हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि कॉल ऑप्शंस के जो डेटा है वो काफ़ी रेलेवेंट हैं। लेकिन आजकल जब एक्सपायरी वाले दिन में है, तो मुझे पर्सनली, जब कल भी मैंने बोला था कि ये पुट राइटर को ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि अब रिटेलर भी बहुत पुट राइट कर रहा है, कॉल राइट कर रहा है। तो अभी देखिएगा मुझे 17,700 एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो कल के लिए हमें लगता है कि एक वाइड रेंज हम रखेंगे 17,400 17,700, इस रेंज में शायद आपको बाजार घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 17,700 के ऊपर जैसे ही जा रहे हैं बाजार में सेलिंग आ रही है। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो 41,500 पे कॉल राइटिंग हुई है, और नीचे की तरफ कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हमें नज़र आ रही है 40,800 पे। और उसके अलावा जो पुट राइटिंग है 41,000 पे, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर पे तो रहती है, लेकिन जो मेजर है वो 40,800 पे। हमारी रेंज भी यही है कि नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 40,800-900 एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ जो है बैंक निफ्टी दिखाएगा भी। हालांकि मुझे लगता है कि 41,050 के आसपास बाजार काम करेगा। वो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है वहाँ पर, और एक ऐसा लेवल है यहाँ पर बाजार ने पहले भी काम किया है। हालांकि इससे पहले एक टेक्निकल लेवल पर 41,150 का लेवल है जहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो उसको मैंने थोड़ा ब्रॉडली कर दिया कि 41,000 से लेकर 41,150 जैसे जैसे बाजार जाएगा वहाँ से बार बार बाउंस करने की कोशिश करेगा, और समय बिताने की कोशिश भी कर सकता है वहाँ पे। 41,000 के नीचे, या मैंने जो बोला आपको, वहाँ पे आप मान के चलेंगे कि बाजार फिर बैंक निफ्टी टेक्निकली वीक हो जाएगा अगर 41,000 के नीचे देता है। तो 41,500 41,800 भी एक रेजिस्टेंस है। मेरा जो टारगेट 41,900, और मैंने कल बोला था 700-800 जाना तो चाहिए, लेकिन टिकेगा नहीं। और मैंने एक और सबसे बड़ी बात बोली थी, क्योंकि बहुत रिस्की होता है इस समय बोलना कि भाई आप सीधा ये बता दो कि बाजार यहाँ पे खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा फ्लैट खुलेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव खुलेगा। दूसरी बात कि भाई खुलने के बाद तुरंत गिर जाएगा, तुरंत बाजार नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे भी आ गया। तो जिस तरीके का हमने आकलन किया था तो उसी तरीके करा, तो अल्टीमेटली हमारे जो ट्रेड्स हैं वो भी प्रॉफिटेबल रहे होंगे, क्योंकि आप जैसा सोचो अगर वैसे ही हो जाए तो। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल भी ठीक होगा। देखिएगा मैं अपना एक परसेप्शन देता हूँ आपके साथ, मैं अपने विचार रखता हूँ, मैं अपना एक दृष्टिकोण आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोई भी ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद निवेश करें या ट्रेड लें। तो मैं केवल और केवल जो मेरा जो अपना आकलन है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत बार आप कहते हैं कि सर आप चार्ट यूज़ करते नहीं, मैं ये मानता हूँ कि देखिएगा टेक्निकल्स तो सब देख रहे हैं, और देखिएगा ये मेरा जो व्यू होता है ये बिल्कुल मार्केट के हिसाब से जैसा मुझे लगता है मैं वो शेयर आपके साथ करता हूँ। अदरवाइज चार्ट के हिसाब से तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, भाई यहाँ से नीचे बाय, यहाँ से नीचे सेल, जैसा आज हमने शेयर किया है। मोस्टली जो ट्रेड जो एनालिसिस्ट होता है वो यही कहते हैं कि भाई ये 100 दिन की मूविंग है, जिसके बाद आएगा तो फास्ट फॉल आ जाएगा, इसके बाद जाएगा तो फास्ट तेजी आएगी। ट्रेड का साइड कोई नहीं शेयर करता आपके साथ, सब कहते हैं इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं भैया रिस्क लेता हूँ, और देखिएगा बिना रिस्क के तो पैसे बनेंगे नहीं। तो आप गलत हो जाओगे, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, आप सही हो जाओगे तो भैया पैसे बना के लेके जाओगे। तो आप दोनों साइड खेलने की कोशिश करोगे तो पैसे तो नहीं बनने वाले।
तो वो तो ऑप्शन सेलिंग में बन जाते हैं, क्योंकि हम भी दोनों साइड ही बेच के रखते हैं। बट मात्रा हमारी एक ये रहती है कि व्यू हम, क्योंकि हैज करने के लिए तो ये करना पड़ता है हमें, लेकिन हम एक व्यू जिस साइड होता है उस साइड हम थोड़ा सा ज़्यादा पोजीशन रखते हैं। बट फिर भी कोशिश ये रहती है कि हम पोजीशंस में ज़्यादा जो है ना कमाएं, बट रिस्क जो है वो जो है कैलकुलेटेड लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि भाई जो पोजीशंस हम संभाल सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि जो पोजीशन साइजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी लोग ट्रेडर्स हैं इस बात को ध्यान से समझते भी हैं और करते भी हैं। अगर पोजीशन साइजिंग आपकी कभी ज़्यादा होगी तो आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से जो पोजीशन साइजिंग है उस पर हमेशा नज़र रखो कि भाई आपकी पोजीशन साइज कितनी है। और जो ऑप्शन बायर्स हैं वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग जो है सूट करती नहीं है। बट जो ऑप्शन बायर है वो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी कैपिटल है टोटल, उसकी 5 से 10% कैपिटल से बड़ा सौदा कभी भी ना ले। नहीं तो ऑप्शन बायर, भाई एक ही सौदा गलत होने की जरूरत है ऑप्शन बायर के, एक ही ट्रेड अगर 100% कैपिटल के साथ खेलोगे आप बाजार से बाहर हो जाओगे। तो ये बहुत डिसिप्लिन होता है जो ऑप्शन जो बायर्स का होता है। और ऑप्शन सेलिंग वालों को भी मैं यही कहता हूँ कि भाई जितना मार्जिन लग रहा है ना, उसके अलावा भी आपके पास एक अच्छा खासा जो है बफर मनी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी कभी पोजीशन उल्टी सीधी फंसे तो उसको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप उसको मैनेज करने के लिए उस पैसे को यूज़ कर सकें। और पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ट्रेडर के लिए। और मैं बहुत बार जो है इन सारी चीज़ों को अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में भी जो है देख चुका हूँ। तो मैं आपको बस यही बोलता हूँ, पोजीशन अगर साइजिंग ठीक है ना, आप थोड़ा गलती भी हो जाओगे ना, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपकी पोजीशन बड़ी हैवी है और आप गलत हो गए ना, भाई बाजार आपको छोड़ेगा नहीं। तो कोशिश यही रहती है हमारी। और ये जो चीज़ें हम सीखते हैं खुद भी वही आपके साथ शेयर करते हैं, जो नए एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट तो एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, ये तो यात्रा है, चलते रहनी है। तो हर रोज़ आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा और बाजार हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आज भी आपने कुछ ना कुछ जरूर बाजार से सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।